हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारी चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और उसी में हम देख रहे थे रोजगार, समृद्धि और अनौपचारिक मुद्दे। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली कल जो हमने यूनिट प्रारंभ करी थी, हमने 7.7 प्रारंभ किया था, भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। इसको हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? तो इससे पहले अभी जो हम लोग रोजगार की समृद्धि और वृद्धि की जो बात कर रहे थे, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको रोजगार के विषय में चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनमें क्या डाउट्स है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। कुछ भी अगर क्वेरी है, कोई प्रश्न समझ नहीं आता, कहीं भी कोई स्टेप है, अब मुझसे बेहिचक पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को क्वेरी है, किसी को डाउट है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम देख रहे थे भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। इसमें कल हमने 7.4 यूनिट्स को भी इसमें बात की हमें देखने के लिए। ठीक, और आखिरकार हम देखते देखते जो था, इसमें हम आपका अंतिम रूप से जो है यहां तक हम इसको देख पाए थे। क्लियर है? लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हमने स्ट्रक्चर्स देखा था थोड़ा सा। एक हमको अहमदाबाद में अनौपचारिकरण का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। और जब हम इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अनौपचारिकरण की जो चीजें हैं उनको हम बहुत गौर करके बहुत अच्छे से आपका पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। आइए इसको देखते हैं और इसी पर हम लोग अपनी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7.2 यूनिट अहमदाबाद का अनौपचारिकरण। अहमदाबाद एक समृद्ध नगर है। यहाँ की समृद्धि का आधार 60 से भी अधिक कपड़े कारखानों को तो होता है, यानी कि अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में है, वहां का एक समृद्ध मतलब शक्तिशाली आपका एक अच्छा सिटी है। और कह रहे हैं कि वहां लगभग 60% क्या है, और जो भी वहां प्रोडक्शन है वो क्या है, सारा कपड़े का उत्पादन है वहां। कहां पर? अहमदाबाद में। क्लियर है? इसलिए हम इसको मैनचेस्टर भी बोलते हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं कि लगभग इतने श्रमिक क्या हैं आपका इसमें काम करते हैं। नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिया गया है। पिछली एक शताब्दी यानी कि 100 साल में इन श्रमिकों को ने एक निश्चित सीमा आय हासिल कर ली है। कह रहे जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 100 सालों में, इन्होंने एक जो है जितनी इनको निश्चित जो काम है आय एक इन्होंने हासिल कर ली है। इसके निश्चित रोजगार थे और इन्हें मिलों में वेतन निर्वाह के लिए पर्याप्त था कि इनको एक सुनिश्चित एक इनका फिक्स वेतन था, उसी वेतन पर काम कर रहे थे, वो उनको सैलरी इनको मिलता था। साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने लगे, जो कि उनकी स्वास्थ्य और वृद्धा पेंशन की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। क्या करते थे कि हेल्थ को लेकर चीजें थी उनकी, और आपका वृद्धा आपकी सुरक्षा पेंशन वगैरह को, ये सारी चीजें क्या थी आपकी, बिल्कुल फिट होती थी। ठीक, अब देखिए उनका एक सशक्त श्रम संघ भी था, जो न केवल श्रम विवादों में उनका प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि श्रमों और उनके परिवारों के लिए अनेक जनहितकारी क्रियाओं का संचालन भी करता था। किंतु 1980 के दशक के प्रारंभ में संपूर्ण देश में कपड़ा मिलें बंद होने लग गई। क्या हुआ? जो कपड़ा मिल है वो कैसी हैं आपकी, बंद होने लग गई थी। ठीक, बम्बई जैसे कुछ जगहों में मिलें तेजी से बंद हो गई। अहमदाबाद में मील बंद की प्रक्रिया कुछ धीमी रही, 10 वर्षों तक खिंच गई। और कह रहे हैं कि जिस तरह से बॉम्बे में मील बंद हुई, मील बंद होने की स्पीड वहां तेज थी, जबकि अहमदाबाद में ये प्रक्रिया थोड़ी क्या रही आपकी, धीमी रही। यानी कि मील बंद होने में कम से कम 10 साल लग गए। इस अवधि में कम से कम इतने स्थायी तथा और इतने नंबर में अस्थायी। अब आप सोच के देखिए, एक बहुत बड़ी मात्रा में अगर आप किसी को देखते हैं, एक बहुत बड़ी लेबर पावर 50,000 80,000 इस तरह की लेबर पावर जो थी लगी हुई थी। ठीक, और वो क्या हो गई आपका, बेरोजगार हो गई, यानी कि उनसे रोजगार जो था छिन गया। वे अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेने के लिए विवश हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में नगर में आर्थिक मंदी और जन आक्रोश के साथ साथ सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे। अब लोगों के पास रोजगार नहीं बचा तो लोग कैसे हो गए आपका, रोड पर आ गए, और क्या हो गए, दंगे जो थे भड़क उठे। श्रमिकों के एक पूरे वर्ग को मध्य वर्गीय सुरक्षा जीवन
शैली से उखाड़कर अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धनता झेलने के लिए छोड़ दिया गया। अब एक ऐसा था जो आपका वहां जॉब कर रहे थे, और जॉब करते करते उनका क्या था, एक आपका मिडिल क्लास में, मध्य वर्गीय फैमिली में वो अपना लाइफ जो था, क्या था कि वो अपना जीवन जी रहे थे। ठीक। अब जब उनका रोजगार छिन गया तो वो कहाँ आ गए, अनौपचारिक क्षेत्र में आकर खड़े हो गए, यानी कि फिक्स ही नहीं है उनका रोजगार, और वो निर्धनता झेलने के लिए छोड़ दिया गया। अब रोजगार खत्म है, अब जैसे आपको करना अपने हिसाब देख लीजिए, क्योंकि उन लोगों को क्या था, केवल जो भी आपकी कपड़ा मिल थी उन्हीं में काम करना आता था। कितने ही कपड़ा श्रम शराब की लत के सहारे अपने कष्टों को भुलाने का प्रयास करने लगे। कुछ जो आपके कपड़ा श्रमिक थे वो आपका दारू की लत पड़ गई, उनमें गंदी आदतें पड़ गई और सोचने लगे कि हम कष्ट भूल जाएंगे। कुछ ने शराब के माध्यम से आत्महत्या करने का रास्ता चुना, और कितने ही परिवारों को बच्चों की शिक्षा अधूरी रोककर बीच में काम करने की तलाश और भोजन की तलाश में भटकना पड़ा। अब आप सोचिए, जिनके माँ बाप ने काम छूटा, उनके बाद उन्होंने आपका शराब पी, आत्महत्या की, तो क्या रिजल्ट निकला? उनके बच्चों को सामने अब एक समस्या उठ गई कि कैसे खाना खाएं, कैसे भोजन प्राप्त हो। तो उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर कहाँ लगने लगे, वो लोग आपके काम में लग गए। तो एक गलत फैसला आपके पूरी परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया। इसीलिए जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भले ही उसमें ना मिले, अन्य क्षेत्रों में ट्राई करना चाहिए। भले ही संपूर्ण रोजगार ना हो, अनियमित हो, जीवन गुजर के लिए हो सकता है, जीवन गुजर बसर के लिए, लेकिन आप जिस तरह से लाइफ जी रहे थे, जरूर नहीं आप उस तरह से आगे जिए। लोगों ने दारू का सहारा लिया, अपनी आत्महत्या कर ली, और लोगों को जो उनके बच्चे थे वो बेघर हो गए और उन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक इमेज हमारे सामने दी है। घर में शक्ति संतुलन में परिवर्तन। एक बेरोजगार कारखाना श्रमिक घर में लहसुन छील रहा है, जबकि उसकी पत्नी बीड़ी बनाने का काम कर रही है। अब देखिए, ये व्यक्ति हैं जो अपने घर में लहसुन छील रहे हैं, जो पहले क्या थे, एक आपका कारखाने में काम करने वाले श्रमिक थे। ये इनकी पत्नी हैं, ये क्या बना रही हैं, बीड़ी बना रही। अब आप खाली बैठे हैं, जरूर नहीं है आपको वहीं कपड़ा मिल में जॉब मिले। अब यहाँ जिस तरह से काम कर रही हैं, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा है, वो तो बहुत बेहतर है। अब मुझे बताइए भाई, आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि कंडीशन आपके सामने, सबके सामने खड़ी हो गई है। तो बहुत कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है, आपके परिवार का गुजर बसर हो, तो इस तरह से करना चाहिए प्रयास, क्या बुरा है। ये सारी चीजें, तो अनौपचारिक मुद्दों को आप समझ चुके हैं कि कैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। अगर अब मैं आगे आपको पढ़ाऊं तो मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। कुछ आएगा, मैं आप मुझसे बेहिचक तरीके से जो अपना डाउट बनेगा, आपकी क्वेरी होगी, आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए इससे आगे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ में संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलते हैं। आप कह रहे जो आपका सोशल, आपका सेफ्टी, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, हेल्थ और आपके पेंशन वगैरह जो मिलते हैं, जो भी आपके सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, उन्हीं को ये सारी चीजें प्रोवाइड्स। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों से अधिक है। ठीक। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकतम श्रमिक औपचारिक श्रमिक के सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक श्रमिकों के क्षेत्र का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। किंतु वास्तव में भारत में क्या हुआ है, इसके पीछे का आरेख क्या है, क्या दर्शाता है, संगठित और असंगठित श्रमों बलों का वितरण किस प्रकार दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। खंड 7.2 में हम जानना चाहते हैं कि भारत में सन 2017-18 में 431 बिलियन श्रमिक थे, जो केवल 47 बिलियन श्रमिक ही अनौपचारिक क्षेत्र में रह गए। क्या आपको उनका प्रतिशत आंकित कर पाएंगे? ये मात्र 10% है। दूसरे शब्दों में देश के 94% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। 2011-12 में जिस वर्ष में आप लिंग आधार पर औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों के रोजगार का डाटा उपलब्ध है, चार्ट 7.4 में, उसके अनुसार औपचारिक क्षेत्र का 20% और अनौपचारिक क्षेत्र का 30% ही महिलाएं हैं।
1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रों के पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। किंतु अनौपचारिक क्षेत्रों के उद्यमी और उनके श्रमिकों की आय में नियमित नहीं थी, यानी कि जिस तरह से कंटिन्यूस होनी चाहिए थी वो एक सी नहीं थी। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहाँ इतने लेवल सेम मिलेगा। उन्हें सरकार ने भी किसी प्रकार का संरक्षण और निगमन नहीं कर पाते थे। श्रमिकों को बिना क्षतिपूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता था। अनौपचारिक क्षेत्र उपकरणों प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी थी तथा किसी भी प्रकार के खाते मेल नहीं रख पाते थे। इस क्षेत्र के श्रमिक प्राय बंदी बस्तियों को झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रयास फलस्वरूप भारत ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया। कि क्या कंडीशन है, कैसी व्यवस्था है, इन सब की चीजें इन्होंने इसमें की थी। ठीक, चलिए अब सबसे पहले ये वाला इमेज देखिए। बेरोजगार मील श्रमिक अनियमित रोजगार की प्रतीक्षा करते हैं। जो पहले तो वहाँ एक उन्हें परमानेंट काम था, डेली ड्यूटी पे जाते थे, आज बैठे आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। दूसरी इमेज ऐसी दिखाई गई है कि गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर कृषक श्रमिकों में प्रचंड बेरोजगारी आम है। प्रचंड मतलब होती है छुपी हुई। जितने लोगों की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा लोग कहाँ लगे हैं, आपके कृषि कार्यों में लगे। और उत्पादन कैसा है, सीमित रहे। देख लीजिए देख लिया, इतना क्लियर यहां तक मेरे प्यारे बच्चों। तो अनौपचारिक सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, थोड़ा आप इसे अच्छे से गौर करके थोड़ा सा समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। एक सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो यहां बात करेंगे कि आपकी दृष्टि में जो है बेरोजगारी क्या है। क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। मैं आपसे पूछूं कि बेरोजगारी क्या है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्रचलित रूप में उसको काम ना मिले तो उसको बेरोजगारी कहेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या हमारे बुक में दिया है। कह रहे हैं कि आपने समाचार पत्रों में रोजगार तलाश करते हुए व्यक्ति को देखा होगा। कुछ लोग अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों के माध्यम से रोजगार तलाशते हैं। कई शहरों में कुछ अनेक चुने हुए स्थान पर ऐसे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जिन्हें दिन के लिए काम करने की प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दफ्तरों कारखानों में अपना जीवन वृत्तांत सौंप कर वहाँ पता लगाते हैं क्या उन योग्य के कोई स्थान रिक्त खाली है। कोई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में नहीं पूछता। कैसा है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जाकर जो है काम को आपको नहीं पूछता है, घर पर ही बैठे रहते हैं जबकि उन्हें कोई काम नहीं होता। कुछ व्यक्ति रोजगार कार्यालय में उनके माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के माध्यम से नाम पंजीकृत करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसे पहले राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सर्वे संगठन के रूप में जाना जाता था, ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वह अवस्था, देखिए ध्यान दीजिए, बेरोजगारी बता रहे हैं, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति को काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं, वे कार्य व्यक्ति नहीं करते परंतु रोजगार कार्यालय माध्य आदमी के हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि लोगों को क्या मिले, बिना काम के ही रहना पड़े, वे कार्यरत नहीं होते, हम उनको क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कहते हैं, अनएम्प्लॉय कहते हैं, यानी कि उनको बेरोजगार कहते हैं। देख रहे हैं तो क्या हुआ बेरोजगार की परिभाषा, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए क्या नजर में है आपकी बेरोजगारी। देख लिया, आगे बढ़ जाएं।
माध्यम से ही संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन कर वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित मजदूर दर पर काम करने की इच्छा प्रकट करने की तलाश में किसी बेरोजगार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीकों से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का काम भी नहीं पाता। यानी कि आप अर्थशास्त्री के अनुसार बेरोजगार कौन है, ध्यान दीजिए। उनके अनुसार बेरोजगार वो व्यक्ति है जो आधे दिन की अवधि में भी 1 घंटे का रोजगार नहीं पाता। वो क्या है, बेरोजगार है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के 3 स्रोत हैं। यानी कि बेरोजगारी का डाटा कौन देता है, इसके 3 माध्यम हमारे पास है। पहला है भारत की जनसंख्या रिपोर्ट, दूसरा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य की आपकी रोजगार रिपोर्ट, और एक है PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी की आयोग देता है। भारत की जनसंख्या जो आती है गणना हर 10 साल में, वो क्या करती है, आपको बताती है कि भारत में कितने लोग रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, इसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करती है। ठीक, क्या हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की है? इस अनुच्छेद के प्रथम गद्यांश में वर्णित स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी कहते हैं। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जो भारत के कृषि में फैली है। प्रच्छन्न रोजगारी क्या है, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास 4 एकड़ भूखंड यानी कि भूमि है। उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादन करने के लिए 2 श्रमिकों की आवश्यकता है। यानी कि 2 लोग चाहिए जो उसको उत्पादन करना है, किंतु वह अपने परिवार के 5 सदस्य यानी कि पत्नी, बच्चा आदि को कृषि कार्य में लगे रहते, यह स्थिति लगे रहते हैं। यह स्थिति क्या रहती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। यानी कि उत्पादन ना बढ़ रहे और जिस काम को 2 कर सकते हैं उसको 5 कर रहे हैं, यही आपका प्रच्छन्न यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी है। देख लीजिए, लिख लीजिए, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आप जब तक इसको एक एक पॉइंट में आप लिख नहीं लेते, नोट कर नहीं लेते, तब तक मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा। आप सबसे पहले नोट करिए, आप लिखिए भारत में बेरोजगारी, और पहले लिखिए बेरोजगारी के प्रकार लिख लीजिए। पहला प्रकार आप लिखें प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है उसको यहां तक लिखिए, पूरा एक्सप्लेन करिए। जल्दी करें, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप 30 से 40 सेकंड में इसको पूरे कॉपी करेंगे। 1 मिनट में करिए कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया आप लोगों ने? हो गया बच्चों कॉपी? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, आपने कॉपी कर लिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और गौर करके आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए, 1950 से दशक के अंत में किया गया एक अध्ययन के द्वारा भारत की 1/3 कृषि श्रमिकों में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई दी। यानी कि भारत में 1/3 श्रमिकों में क्या मिली है? ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है भारत में। यानी कि 1/3 लोग ऐसी पॉपुलेशन है भारत की जिसमें ये क्या है? आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि छुपी हुई जो बेरोजगारी है ये हमको बहुत स्पष्ट रूप से क्या है? आपकी दिखाई दी है। सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है।
अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, एक बांध निर्माण कार्य में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो रहा है। अब जब ये बांध बन रहा है तो रोजगार कैसा मिल रहा है? प्रत्यक्ष यानी कि सीधा। और कैसा मिलेगा? कुछ समय विशेष के लिए, 2-4 साल के लिए काम मिलेगा, 10 साल के लिए, जब तक बांध नहीं बनता 20 साल के लिए, लेकिन उसके बाद तो काम नहीं है। तो इस तरह से भी लोगों को, श्रमिकों को काम मिल जाता है। इस इमेज को भी देख सकते हैं। देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। आपने यह देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवासन करते हैं, मूवमेंट करते हैं कि चलो शहर में चलते हैं, कुछ काम अच्छा मिलेगा, रोजगार अच्छा मिल जाएगा, तो लोग अपनी जो बढ़त है उस शहरों की तरफ करने लगते हैं। वहां नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहां रहते हैं, पर वर्षा ऋतु आरंभ होते ही क्या होते हैं? अपने गांवों की ओर लौट जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है कि लोग जाते हैं, काम करते हैं, जैसी वर्षा शुरू होती है अपने घर को लौट जाते हैं। वर्ष भर गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते, जब खेतों में काम नहीं रहता तो लोग शहरों की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से शुरू करेंगे। वर्ष भर रोजगार के अवसर नहीं रहते तो लोग, खेत में काम नहीं होता तो लोग शहरों की ओर जाते हैं। जब शहरों में काम खोते हैं तो एक बेरोजगारी की अवस्था होती है। इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। लिख लीजिए, अगला प्रकार है बेरोजगारी का मौसमी बेरोजगारी। लिखें इसे, फिर आगे बढ़ेंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना एक एक बेरोजगारी को, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि आप बस पढ़ लेते हैं, फिर आपसे पूछ लो कितने प्रकार थे बेरोजगारी के, आप बता ही नहीं पाते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, कितने बच्चों ने करा? हाथ खड़ा करें अपने डेस्क से। बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे रह रहे हैं इसे करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के ये प्रकार बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित हैं। हमने यह भी देखा है कि रोजगार समृद्धि दर बहुत धीमी है। यानी कि पहले भी पढ़ रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी थी, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है वो स्लो है। पर आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर चिन्ह लगा रहे, क्या आपने देखा है? विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्ण बेरोजगार नहीं बैठा रह पाता। यानी कि भारत में बहुत लंबे समय तक बेरोजगारी जो है आपकी नहीं बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपका बेरोजगारी बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ता है, और कंडीशन इतनी खराब होती है कि कोई भी काम मिल जाए वो उनको स्वीकार करना पड़ता है। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख सकते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इनमें बहुत असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकारी, अस्वच्छ तथा जोखिम भरे भी होते हैं। यानी कि बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बिल्कुल साफ नहीं होते, क्लीन नहीं होते, तो उनमें भी आप देख सकते हैं। और जोखिम भरे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रियों में जो है काम करते हैं, जोखिम भरा होता है। कह रहे केंद्र और राज्य सरकारों ने निम्न आय परिवार वालों के बेहतर रहन सहन के लिए रोजगार सृजन किया है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है? जिन परिवारों की आय निम्न यानी कि बहुत कम है, उन परिवारों के लिए क्या कर रही है कि बेहतर रहन सहन के लिए व्यवस्था कर रही है कि उनको अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मिले। इसके लिए वो बहुत सारी जो पहल है वो भी कर रही है। ठीक, इस विषय में अनेक परिच्छेद में चर्चा की गई है, और कह रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो इसके विषय में आपका उन पर क्या की गई है? चर्चा की गई। क्लियर है? तो ये चर्चा जो है बेसिकली आपको देखनी होगी और इसमें बात करनी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे।
चलिए, तो इतना एक बार आप देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है, इसमें अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगली यूनिट है सरकार और रोजगार सृजन। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक बार हम पीछे का पूरा पार्ट आपका देख लेते हैं। कुछ भी ऐसा डाउट, कोई भी क्वेरी जो है नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि नई यूनिट शुरू होगी तो बिल्कुल स्टेप चेंज हो जाएंगे, इसकी बात नहीं होगी, अगले स्टेप में बात होगा। तो फिर जो डाउट्स है वो आपका बरकरार बना रहेगा, वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट चैप्टर को लेकर है, आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे बेहिचक पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया आप सभी ने? बहुत बढ़िया। तो किस तरह से डाटा, सारणी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो जो हमने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ी हैं, देखी हैं। ठीक, इन सभी को जो है आपको याद रखना है। अब देखिए कि बांध बनाने वाला काम भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बांध बनाने वाला जो आपके श्रमिक लगे होंगे, क्या ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं? ये नियमित है, अनियमित काम है, आपको बताना होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो एक बार आप थोड़ा सा जरूर चैप्टर के विषय में पढ़िए, उसको गौर करके देखिएगा, ठीक है, और इन पर बात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।